अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। सीधे तौर पर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। टोटी और पंप वाली बात कहकर योगी के इस मंत्री ने अखिलेश यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। क्या कुछ कहा आप स्वयं सुनिए। कर रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कानपुर प्रयागराज में जो दंगा हुआ है उसमें भाजपा ने पूरे देश की बदनामी विश्व में करवाई है। इसके अलावा एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आप अखिलेश यादव की क्यों बात करते हैं? अखिलेश यादव जी कब क्या बोलेंगे कोई उनका भरोसा है? आप अखिलेश यादव का पूरा बयान उठा करके देखिए तो बचकानी हरकत, मोबाइल पर ट्वीट करने के अलावा पूरा 5 साल उन्होंने जब सरकार बनी तो मोबाइल और ट्विटर पर उन्होंने बिता दिया। उनका बचपना जग जाहिर है। आज अभी खूब फेसबुक और ट्विटर और तमाम व्हाट्सएप पे चल रहा है टोटी और पंप एक साथ। देखा आपने उनके दोनों जन की फोटो? एक गरीब से गरीब आदमी भी किसी किराए के मकान में जाता है, अगर टोटी लगाता है प्लास्टिक की ला करके तो छोड़ते वक्त तो टोटी खोलता नहीं, जानता है कि टूट जाएगी, चूड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश के मुखिया रहे हैं, वो उनकी इतनी छोटी सोच की टोटी खोल करके ले जा रहे हैं। वोट की लालच में जो आदमी इस देश का आदर्श जिन्ना बताने लगे, तो ये वोट की लालच में ट्वीट करना, वोट की लालच में बयान देना, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना और दंगाइयों का समर्थन करना है। अगली खबर अम्बेडकर जिले से है। यूपी के अम्बेडकर जिले में गर्जा बुलडोजर, अवैध लूम फैक्ट्री को किया जमींदोज। आप स्वयं देखिए अम्बेडकर से ब्यूरो रिपोर्ट। अम्बेडकर के किस तरह से अम्बेडकर में योगी बाबा का बुलडोजर गर्जा और अवैध लूम फैक्ट्री जमींदोज हो गई। को जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान और बड़ा आरोप। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जानबूझकर नुपुर शर्मा से इस तरीके का बयान दिलवाया गया। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा आप स्वयं सुनिए। तो वहाँ नुपुर शर्मा ने इतनी बड़ी गलत और खतरनाक गलत बात कह दी, तो अभी तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि पूरे मुल्क में दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। और साथ में मुझे लगता है कि जो नुपुर शर्मा ने बात की वो उसने ऐसे वैसे बात नहीं की, वो बात जानबूझ के की गई ताकि जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों की मुसीबत की बात चल रही थी, उनके हलाकतों की बात चल रही थी, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई थी, उससे अटेंशन हटाने के लिए और मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, ताकि मुसलमान प्रोवोक हो और इनको मौका मिले मुसलमानों के घर उजाड़ने का, उनको जेलों में डालने का, उन पे गोलियां मारने का और उनको हर हिसाब से तंग करने का मौका है। ये नुपुर शर्मा की बात कोई ऐसे वैसे नहीं कही उसने, ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली ये बात की गई है। आपको सहारनपुर लिए चलते हैं। अखिलेश यादव के खास नेता सहारनपुर में उपद्रवियों की वकालत करने पहुंचे हैं, उन्हें बचाने पहुंचे हैं और उन्होंने यहां तक कह डाला कि यह तो नाबालिग है। कहीं ना कहीं
पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के उस बयान को भी ताजा कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आप स्वयं सुनिए अखिलेश यादव के मंत्री का क्या कुछ कहना था। ब्यूरो रिपोर्ट सहारनपुर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारी चीजों को बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो बुलडोजर चल रहा है, ये जो प्रदेश के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये पूरे न्याय सिस्टम को दूषित करने का काम कर रही है, ध्वस्त कर रही है। आप पूरे सिस्टम को, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हो। आपने प्रयागराज में मकान जमीन दोस्त कर दिया, चलो यहाँ तो छोटा सा छज्जा ही गिराया आपने, यहाँ तो छज्जा ही गिरा है छोटा सा उसका, लेकिन आपने वहां तो पूरा मकान जमीन दोस्त कर दिया जावेद पंप का। मतलब बोलने के अधिकार के ऊपर पाबंदी, हमें बोलने की आजादी भी नहीं होगी। आप हेट स्पीच देखी गई तो जेल भेजिए। आप हेट स्पीच है तो आप जेल भेजिए, आप जेल भेजो। हेट स्पीच है आपके पास, ये जो पूरा सिस्टम है, सीआरपीसी आईपीसी किस चीज के लिए है? इसी चीज के लिए है ना। आप जेल भेजो, कल को मेरे घर पर भी चल सकता है बुलडोजर, मैं बोल रहा हूं मेरे घर पर भी चल सकता है, ये नहीं है। और हम लोग डरने वाले नहीं है, कल को चलाना, आज चलाना, कल चला दे, हम डरने वाले नहीं और न डरूंगा कभी जिंदगी के अंदर। जी ये बताएं कि आप जब आप मिले हैं तो मतलब कुल मिलाकर आपका एजेंडा ये था कि जिन लोगों को उत्तर में वांछित किया गया है, मुकदमे दर्ज, उन पर आलस्य ना लगे और उनको रियायत। देखिए मेरा सुनिए बात, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, पहले भी मैंने कहा कि अगर आपने खता की है, छोटी खता है तो सजा छोटी हो, बड़ी खता है तो सजा बड़ी हो। गाजरों के चोर को जूती की सजा ही मिलती है ना, कि गाजर चुरा ली तो बेचारों ने गाजर ही तो चुराई यार, इन्हें फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे, बच्चे हैं सारे नाबालिग, बस इतनी बात है और क्या है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी फिर भड़के, एक बार फिर पीएम मोदी को जमकर घेरा। वरुण गांधी का जिक्र क्यों किया और क्या कुछ बोले, सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरी भी दोगे या आपस में बस लड़ाते भिड़ाते रहोगे। ओवैसी ने बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। आप स्वयं सुनिए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने, आप स्वयं सुनिए। प्रधानमंत्री से जब ये पूछा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नौजवान बेरोजगार है, RSS से पूछा जाता है कि भारत का नौजवान अनएम्प्लॉयड है, तो बोलेंगे बेरोजगार क्यों है तू, रोजगार पे लग जा, मॉब लिंचिंग कर ले। कभी मुगलों को गाली दे दे, एक पिक्चर बना दे और गाली देते रहे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री को यह पूछना चाह रहे हैं, लोग अक्सर बोलते हैं ये ओवैसी बहुत काली एक समुदाय की बात करता है। मैं कभी एक समुदाय की बात नहीं किया, मैं आसमान के नीचे बसने वाले भारत की इस अजीमुशान सरजमीन पर बसने वाले भारतीयों की गरीब और मजलूमों के इंसाफ की बात करता आया हूं। और आज मैं पूछना चाह रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि देश के प्रधानमंत्री आप युवाओं को नौकरी क्यों नहीं देते? 7 लाख नौकरियां हैं। सुनो कच्छ के बेरोजगार नौजवानों, सुनो गुजरात के बेरोजगार नौजवानों, सुनो भारत के बेरोजगार नौजवानों, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास 60 लाख नौकरियां हैं और 8 साल से देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे। मोदी सिर्फ भाषण देते हैं, वादे करते हैं, ड्रामा करते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। 60 लाख नौकरियां कहां पर हैं? भारत के युवाओं से पूछ रहा हूं, तुम ओवैसी को गाली दो, बल्कि तुम्हारा बस चला तो मेरी जान भी ले लो, मगर यह बताओ कि 60 लाख नौकरियां
देश के प्रधानमंत्री और भाजपा तुमको क्यों नहीं दे रही है? तुमको क्यों बेरोजगार बना के रखी है? पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कहीं पर नौजवान युवा बेरोजगार है सबसे ज्यादा तो भारत में। और ये फिगर कहां से आए? ये 60 लाख का फिगर कहां से आया बोल रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखे, ये भाजपा के एमपी हैं पीलीभीत के श्री वरुण गांधी ने लिखा है। बीजेपी का एमपी है वरुण गांधी, बीजेपी का, और अपनी पार्टी में रहकर कह रहा है कि देश में 60 लाख नौकरियां हैं। मोदी, तुम गरीब को, नौजवान को नौकरी दोगे या सिर्फ भिड़ाते रहोगे, डराते रहोगे हम लोगों को? अब मीडिया बोलेगा ओवैसी ने भिड़ाने की बात की। आज इस जलसे से भारत के युवाओं को पैगाम दे रहा हूं, तुम अपनी नौकरी का डिमांड करो देश के प्रधानमंत्री से। पूछो भाजपा से 60 लाख नौकरियां दोगे नहीं दोगे हमको? महंगाई आसमानों को छू रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कुछ इसकी बात नहीं होती है। तो इसीलिए नौकरी भारत के प्रधानमंत्री को देना है। 60 लाख नौकरी दो प्रधानमंत्री, 24 के चुनाव से पहले दो, और गुजरात के चुनाव से पहले कम से कम 20 लाख तो दे सकते हैं आप, वरना फिर आकर बोलेंगे 80-20 कब्रिस्तान शमशान। और जो लोग मोदी जी को वोट डालते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं क्या तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी पत्नी को नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या भाषण से तुम्हारा पेट भर जाएगा? भाषण से जज्बात उभार सकते हैं, और मुझसे ज्यादा कोई तकरीर भारत में नहीं कर सकता, चैलेंज देकर कह रहा हूं। मगर 60 लाख नौकरियों का क्या होगा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं देश के प्रधानमंत्री, तो वरुण गांधी को अपनी पार्टी से निकाल के बताओ मैं जो झूठ कहा उसने, क्योंकि मैं शुरू में नाम नहीं लिया था। अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। 3 लाख दुकानें हैं और इन बाजारों में लगभग 7.5-8 लाख के करीब लोग काम करते हैं। जैसा कि हमने बजट के दौरान ऐलान किया था कि दिल्ली के बाज़ारों को रीडेवलप किया जाएगा। इनके रीडेवलप का मतलब बाज़ारों का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा। सड़कें हैं, सीवर है, पानी है, पार्किंग है, खूबसूरती है, और उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। उनको देश के सामने, दुनिया के सामने इन बाज़ारों को एक ब्रांड के रूप में, हर बाज़ार को अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग करके उनको देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फेज 1 में हम 5 बाजार ले रहे हैं। सारे बाजार एक साथ नहीं किए जा सकते, बजट का भी कंस्ट्रेंट रहता है। फेज 1 में हम 5 बाजार ले रहे हैं। कौन से 5 बाजार? ये हमने एसी कमरे में बैठ के तय नहीं किया। ये हमने लोगों के साथ मिलकर तय किया कि पहले फेज में वो कौन से 5 बाजार होने चाहिए जिनका रीडेवलपमेंट और ब्रांडिंग की जाए। इसके लिए 22 अप्रैल को सभी अखबारों में इश्तिहार दिया गया कि जो मार्केट एसोसिएशंस चाहती हैं कि उनके बाजार को रीडेवलप किया जाए वो अप्लाई करें। उस एप्लीकेशन में उन्होंने मार्केट एसोसिएशंस क्यों रीडेवलप कराना चाहती है, वहाँ क्या क्या कमियां हैं, कैसे होना चाहिए, एक मोटी उन्होंने मार्केट एसोसिएशंस ने फॉर्म में लिख के भेजा। हमारे पास लगभग 49 एसोसिएशंस के एप्लीकेशन आए, जिसमें 33 मार्केट की 49 एप्लीकेशंस आई। हमने एक
8 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बनाई जिसमें अफसर भी थे और उसमें इंडस्ट्री और मार्केट एसोसिएशंस के लोग भी थे। इन 8 मेंबर कमेटी ने उसके बाद फिर इन सारी एप्लीकेशंस को देखा, मार्केट एसोसिएशंस के साथ इंटरेक्ट किया, जो एप्लीकेंट्स थे उनके साथ इंटरेक्ट किया और उन्होंने 9 एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया। और फिर ये उन 9 बाज़ारों में घूम के आई ये कमेटी और 9 बाज़ारों में घूमने के बाद इन्होंने इन 5 बाज़ारों को शॉर्टलिस्ट किया। वो कौन से 5 बाज़ार हैं? सब लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि कौन से 5 बाज़ारों को इस बार रीडेवलप किया जा रहा है। खासकर मार्केट एसोसिएशंस और बाज़ार वालों को, दिल्ली के दुकानदारों को इसके बेहद इंतज़ार था। आज मैं उन 5 बाज़ारों के नाम का ऐलान करने जा रहा हूँ जो सबसे पहले रीडेवलप किए जाएंगे। सबसे पहला बाज़ार है कमला नगर। सिलेक्शन कमेटी ने यह भी लिखा है कि उस बाज़ार की यूएसपी क्या है, उस बाज़ार को किस तरह से ब्रांड किया जाएगा। तो कमला नगर है यूथ हैंगआउट जोन, युवा वहां पे खूब, युवाओं का एक तरह से अड्डा है वो। दूसरा बाजार है खारी बावली, बेस्ट स्पाइसेस, लीगेसी फ्रॉम ओल्ड मुगल एम्पायर। वो एक तरह से मसालों का, दुनिया भर के मसाले आपको वहां पे मिलेंगे। तीसरा बाजार है लाजपत नगर, हाई एंड स्ट्रीट फैशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग शॉपिंग। वहां पे फैशनेबल सब चीजें मिलती है और अगर शादी की शॉपिंग अगर आपको करनी हो तो लाजपत नगर में आपको कपड़े, ये वो सारी शादी की शॉपिंग आपको वहां पे कर सकते हैं। चौथा मार्केट है सरोजनी नगर, फास्ट फैशन, लेटेस्ट ट्रेंड सेटिंग स्ट्रीट मार्केट। और पांचवा मार्केट है कीर्ति नगर, वन स्टॉप शॉप फॉर फर्नीचर एंड हाउस होल्ड डेकर। सब जानते हैं कीर्ति नगर फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट है। तो सबसे पहले इन 5 बाजारों की मार्केट एसोसिएशंस को, सभी दुकानदारों को, लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इनके ये 5 मार्केट चूज की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मार्केट्स को नहीं करेंगे। फर्स्ट फेज में इन 5 को कर रहे हैं, धीरे धीरे दिल्ली की सारी मार्केट्स को हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है एक डिजाइन कंपटीशन रखना। किस मार्केट को कैसे डेवलप किया जाए। देश के सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स और देश के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स इस डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 6 हफ्ते के बाद, लगभग अगले 6 हफ्ते के अंदर ये डिजाइन कंपटीशन हम अनाउंस कर देंगे और उनसे जो डिजाइन आएंगे उसमें जो बेस्ट डिजाइन होंगे उन बेस्ट डिजाइन के बेसिस पे इन मार्केट्स को रीडेवलप किया जाएगा, इन मार्केट्स को बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आज जो ये मार्केट्स हमारी दिल्ली की आन बान और शान है, इन्हें दुनिया की आन बान और शान बनाएंगे। इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा, मार्केट्स अच्छे तो दिखेंगे, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आएंगे, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे मार्केट शॉपिंग करने के लिए आएंगे, पूरी दुनिया के सामने इनको प्रेजेंट किया जाएगा। रोजगार बहुत बढ़ेगा, जो आज देश में रोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, अगर इनको अच्छे से डेवलप करते हैं तो रोजगार बहुत बढ़ेगा, जो सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू। यूपी हिंसा के बीच एक तरफ उपद्रवियों पर लाठी भांजते हुए आपने पुलिस को देखा होगा, लेकिन बच्चों को ऐसा दुलार यूपी पुलिस की यह तस्वीर आप देखिए जिसकी आज हर कोई सराहना उत्तर प्रदेश में कर रहा है। तरक्की का क्या रास्ता बताओ, तुम लोग बताओ, तरक्की का क्या रास्ता? शिक्षा है? सलमान खान की बॉडी देखी है कैसे एक दिन में बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, वर्षों में बहुत दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी ऐसे नहीं बनता, इसके लिए पढ़ोगे ना 12 साल तब बनेगा ना। पढ़ोगे, शाबाश, पढ़ाया करो बच्चों, बहुत खर्चा नहीं आता, बहुत खर्चा नहीं आता पढ़ाई में, बहुत बच्चे पढ़ेंगे तब ये बनेगा। ये भी तो इसकी तरह बनता है। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने
विधानसभा सदस्य की शपथ ली। चंपावत से जीता था उपचुनाव। आप स्वयं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह से शपथ विधानसभा पद की शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब आपको यूपी लिए चलते हैं। यूपी में बीजेपी सरकार होश में आओ के नारे के साथ लखनऊ से काशी तक कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल सीधे तौर पर प्रदर्शन की यह तस्वीरें आप देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। जिंदाबाद जिंदाबाद शिवाजी जिंदाबाद 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 शिवाजी जिंदाबाद 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 मोदी बाबा को मोदी बाबा को मोदी बाबा बंद करो मोदी योगी शर्म करो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी मुद्दा। जी मेरा नाम ऋषभ पांडे, मैं जिला अध्यक्ष NSY का। किस तरह का आज आप लोग जी जिस तरीके से सरकारी संस्था नरेंद्र मोदी जी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी द्वारा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को सम्मन भेजा गया है और उसी के उस चीज़ को लेकर हम लोग BHU के सिंह द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा जिस तरह डरे हुए हैं वो राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी पर केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा आप स्वयं सुनिए। आज मेरठ की इस पत्रकार वार्ता में हमारे दोनों अध्यक्ष महानगर और जिला मेरठ के और हमारे साथ में हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दिनेश जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री अमित अग्रवाल जी और अन्य साथी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आज आपसे जो चर्चा करने के लिए आया हूँ विशेष तौर से नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला चरित्र रहा है, जिससे आज़ादी के बाद से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस के शासन के समय भ्रष्टाचार के कारण जिस भारत को पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर होना चाहिए था, पूरी दुनिया के सामने भारत को कमजोर बनाने का काम पहले भी किया जाता रहा है। भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से जो जांच एजेंसियां हैं उनको रोकना, उनको प्रभावित करना, और जब कोई दोष साबित हो जाए तो आपातकाल जैसे संकट का सामना भी देश को करना पड़ा था। यह मैं स्मरण दिलाते हुए जो नेशनल हेराल्ड मामला है, जिसमें 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी AJL कंपनी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बनी थी, उसके सारे शेयर होल्डर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसमें एक बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, केस दर्ज हुआ। उस केस में श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी
दोषी पाए गए, उन्होंने न्यायालय से जमानत करा करके कहा बेल में है, अभी जेल में नहीं है, लेकिन जांच की प्रक्रिया में अभी ईडी के माध्यम से जो नोटिस दी गई और नोटिस देने के बाद ईडी के सामने पेश होकर के अपना पक्ष रखने की जगह वह भ्रष्टाचार के मामले में कैसे कांग्रेस का कुनबा बचे, कैसे गांधी खानदान में श्रीमती सोनिया गांधी जी जो वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में और श्री राहुल गांधी जी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दोषी हैं। 38% का दोनों लोगों का शेयर है। 24% शेयर स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी के नाम था और दूसरा ऑस्कर फर्नांडीज जी के नाम से था। वह 24% उस पर जो नहीं है इस दुनिया में, उन पर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता। यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई थी। मैं इसका भी प्रेस नोट आप लोगों को अलग से मिल जाएगा डिटेल में, यहाँ हमारे जो मीडिया का काम देखते हैं उनके माध्यम से मैं देने कहूँगा, वैसे बड़ा विस्तृत है। लेकिन मैं आज जब आप सबके बीच में आया हूँ तो यह जरूर यहाँ कहना आवश्यक हो गया है कि अगर कोई गलत नहीं है तो उसे फिर डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के वर्तमान और निवर्तमान अध्यक्ष डरे हुए, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो आरोप जांच के माध्यम से उजागर हुए हैं, जिस मामले में श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी बेल पर हैं, उस मामले में वह निश्चित तौर से जो आरोप हैं वो सच हैं। अगर आरोप सच नहीं होते तो उनको ईडी के सामने पेश होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए और बाकी जो प्रक्रिया उसका सामना करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके यह साबित किया है कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, इसलिए इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मेरी ओर से इतना कहना है। इसी संबंध में मुझे आपसे सबसे बात करनी थी। अब देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि यह जो पूरा मामला हेराल्ड से जुड़ा हुआ, उसमें पहले ही दोनों लोग जमानत पर हैं और जमानत पर होने के बाद अगर ईडी की नोटिस उनको प्राप्त हुई तो एक बार दो बार आदमी को मना करना समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पेश होने की जगह राजनीतिक दबाव बनाना तो ये भ्रष्टाचार को कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक संरक्षण देने के समान है। वैसे भी भ्रष्टाचार से मुक्त भारत को बनाने के लिए देश की जनता कांग्रेस से मुक्त भारत को बनाने की ओर आगे बढ़ गई। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव ने बताया उपद्रवियों का मानवाधिकार, तो केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ इस तरीके से जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है। मुझे इसमें इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको यह स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो उनका संरक्षण करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट जरूर कर सकते हैं कि पिटाई हो रही दंगाइयों की और पत्थरबाजों की, लेकिन मुझे यह बात जरूर आश्चर्य लगता है कि यह जो दंगाइयों की कहीं पिटाई हुई, पत्थरबाजों की पिटाई हुई, तो श्री अखिलेश यादव जी को यह क्यों नहीं दिखाई दिया कि पुलिस वालों पर किस प्रकार से यह दंगाई हमला कर रहे थे, पत्थरबाज हमला कर रहे थे, उनका भी ध्यान अगर वो रखते। किस प्रकार से दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनका भी ध्यान रखते। पिटाई का दर्द तो उनको महसूस हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों हो रहा है। इसका कहीं विदेशी कनेक्शन भी लगता है, वो अरब देश से जो तेल लेना कम किया। जांच मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जांच की प्रक्रिया जारी है और जांच में जो भी दोषी आएगा, दोषी पाया जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, मेरठ के एक राज्य मंत्री ने मेरठ पुलिस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो होगा उसमें भी कठोर कार्रवाई करेंगे। इस्तीफा देने की नौबत सारी जानकारी में है विषय, और जो इसके लिए दोषी होंगे, जो जांच करके उसमें तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर कठोर कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री जी, जो ये हिंसा हुई है, जो ये दंगे हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो चल रहे हैं, आगे भी एक मौलाना ने कह दिया है बरेली के कि जो नमाज होगी उसके बाद फिर से सड़कों पे उतरेंगे। इसमें बच्चे जो हैं छोटे 18 साल के, 19 साल के और उससे छोटे तबके के बच्चे जितने वो आ रहे हैं। ये शुक्रवार के दिन नमाज के बाद जो कुछ हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण ढंग से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने इसके पीछे साजिश की है, जिन लोगों ने दंगे की दृष्टि से प्रोत्साहित करने का काम किया है, जिन लोगों ने बवाल करने का काम किया है,
पुलिस उनकी बहुत विस्तृत जांच कर रही है, जो जांच में दोषी पाए जाएंगे। ओवैसी का साफ तौर पर कह रहा है कि नाबालिग बच्चों पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल में पीटा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, ऐसा है कि वो हैदराबाद में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो निर्दोष होगा उसे छेड़ेंगे नहीं, तो दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जो लोग चिन्हित हो रहे हैं वीडियो में, क्या उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? ध्वस्तीकरण, अवैध कब्जे के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, जो दंगाई हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, जो पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होगी जिस कार्रवाई के लिए कोई दोषी नहीं होगा, इसलिए कार्रवाई ऐसा नहीं है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी। राहुल गांधी के समर्थन में लखनऊ की सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। भीषण गर्मी के बीच पुलिस से हुई झड़प। आप स्वयं देखिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट UB24। बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, राहुल गांधी जिंदाबाद। यूपी में उपद्रव करके जो लोग फरार हुए हैं, यूपी के चौराहों पर पुलिस ने टंगवा दिए हैं उनके पोस्टर। आप ये स्वयं देखिए, ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। फोटो में दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, उनका तस्दीक करके, उनको सूचना पहुंचा करके उनको हमारे यहाँ पहुंचा दें। हमें आप में से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरी दुश्मनी हर उस शख्स से है जो इस शहर का अमन चैन खराब करने का नियत रखता हो। तो चाहे किसी भी कौम से हो, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, जो भी सांप्रदायिकता भड़काने की नेचर रखता होगा, प्रकट रखता होगा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन हमें उनको अपने बीच से निकाल के हमारे हवाले कर दी। कानून उनको जो सजा देनी होगी दे दूँ, लेकिन कोई ऐसा सवाल मत करिए कि कल आपसे हमारी दोस्ती फिर खराब हो, आपसे हमारी संबंध खराब हो। लेकिन मुझे इस टाटा शहर का अमन चैन हर हालत में बनाए रखना है, इसलिए मैं किसी स्तर पर किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जिन मुजम्मों ने मामला खराब किया है, आप उनको अपने बीच से निकाल के हमें दीजिए। योगी के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ JNU के वामपंथी संगठनों का डपली लेकर प्रदर्शन। किस तरीके का यह प्रदर्शन था, आप स्वयं देखिए। JNU से ब्यूरो रिपोर्ट UB24। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कितना
क्या चाहे बुलडोजर राज से, बुलडोजर राज से, कम्युनिस्ट सरकार से, योगी मोदी से, योगी मोदी से, भगवा आतंक से, तो हिंदू राष्ट्र से, तो हिंदू राष्ट्र से, बुलडोजर राज से, बीजेपी राज से, बीजेपी राज से, जो तुम ना दोगे, तुम ना दोगे, तुम ना दोगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बुलडोजर एक्शन को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी फिर भड़के, बुरी तरीके से एक बार फिर भड़कते हुए बोले, अजय मिश्रा टेनी के घर नहीं चला बुलडोजर, फातिमा का घर तोड़ दिया। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ बोले ओवैसी, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज, UB24। उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए। मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? प्रोटेस्ट होना चाहिए मगर संविधान के दायरे में होकर रहना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर अमन के साथ। यहां पर 2 बच्चे चले गए प्रयागराज में, लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं। आफरीन फातिमा के घर से एक पोस्टर निकला, पोस्टर पर वो रिपोर्टर दिखा रहा है, अंग्रेजी में लिखा है, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ रेबिलियन बिकम्स अ ड्यूटी। उसका माने यह है कि जब नाइंसाफी एक कानून बन जाता है तो उसके खिलाफ एहतजाज करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। यह थॉमस जेफरसन अमेरिका का सदर ने कहा था और ये रिपोर्टर का इसके घर से ये निकला, ये निकला। क्या कोई बम बनाने का सीक्रेट निकला? क्या कोका कोला का फार्मूला निकला? वही बात, when injustice becomes law, rebellion becomes a duty। ये कौन लिखा था मालूम आपको? महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्विटर पर लिखा था। तुम तोड़ोगे घर जाकर फडणवीस का? हमारा घर तोड़ दिया तुमने। तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया।
प्रधानमंत्री ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुलजिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम। ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजस को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। आज बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।